पाकिस्तान के अंदर तो जनाब मामलात ही कुछ हो रहे हैं जी। तो अब जैसे जैसे वो आ रही है ना May 14 की डेट पास के जी उस दिन करना है पंजाब के अंदर इलेक्शंस, वो ज़्यादा ही स्यापे पाकिस्तान में पड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो एज एन आर्बिट्रेटर जो है वो बने अपोजिशन के बीच में और जो है गवर्नमेंट के बीच में। तो शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि जी ये जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, शहबाज शरीफ साहब आज एक असल में मीटिंग कर रहे थे कोलिशन पार्टनर्स के साथ, तो उस पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई पंचायत नहीं है और ये जजमेंट्स दे सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये हमको जोर नहीं दे सकती पार्लियामेंट को कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं उसके लिए आप जो है वो पोल्स के डेट्स खासतौर पे KP और पंजाब के लिए लाएं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हम सारे मुल्क में एक जगह करना चाहते हैं इलेक्शन, तो उसकी अब इन्होंने हियरिंग सुननी है। तो ये जो पिटीशन डाली गई थी, तो वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हम हर किसी के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमको ये पार्लियामेंट को ये नहीं बता सकती कि हम किस वक्त बात करें। मुल्क में पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि पार्लियामेंट ने ही सुलझाए थे, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नहीं सुलझाए थे। तो ये जो आपका वर्डिक्ट है 3 मेंबर बेंच का जो आया है वो कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो नहीं मानते हैं। इसके ऊपर बात करते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी हैं वो भी बड़े भड़के आज। उन्होंने कहा है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन तो पंजाब में होने चाहिए थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर भी दिया था विद इन 90 डेज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके अलावा जो कुछ ये वर्डिक्ट्स दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जी उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को के फंड्स रिलीज करो और फिर उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। पहले आप पार्लियामेंट का अप्रूवल लेते हैं और फिर आप फंड्स जो है वो जारी करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट सुपरसीड करने की कोशिश पार्लियामेंट को ना करे। और बाकी की जो कोलिशन पार्टनर्स थे उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल अपोजिशन के साथ बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर भी ज़रा थोड़ा सा मतलब ढिला स्टांस दिखा रहे हैं और PPP तो पहले ही कह रही थी कि अपोजिशन से बात करें, लेकिन बाकी पार्टनर्स नहीं मान रहे हैं। नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो कह रहे हैं जी कि अब मैं एक लेटर लिखूंगा इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल साहब को, और मैं उनको बताऊंगा कि जो ये नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनका क्या सेंटिमेंट है, ये जो आप हर वक्त जो है ये रूल्स पास करते रहते हैं। और वो कहते हैं जी कि लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने यूनानिमसली ये कहा है कि जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है वो किसी एक आदमी, एक इंडिविजुअल जो है उसको अंडरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अपनी पावर जो है एक्सरसाइज करेगा और क्रूशल लॉ मेकिंग जो है वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं कर सकती है। अगेन ये वही चक्कर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि पंजाब और KP में इलेक्शंस करवाओ, और अब इसकी हियरिंग भी कल से शुरू हो जाएगी कि भाई हम सारे मुल्क में इकट्ठा कराना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने कहा था इलेक्शंस। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ईद से पहले कहा था कि दोनों पार्टीज़ बैठें और आपस में बात करें और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, और पोल डेट अगर पूरे मुल्क में भी अगर पोल्स कराना चाहते हैं तो उसकी एक डेट सामने लेकर आएँ। तो अब ये इसके ऊपर जी लड़ाई झगड़े इनके कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। आज की एक नई जो खबर सामने आई है कि मुल्क चल रहा है, पैसा बड़ा है, खुशहाल जिंदगी है, they don't care, they don't give a damn कि जी कैसी गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, गवर्नमेंट कैसी चल रही है, वो कहते हैं भाड़ में जाओ तुम सारे, उनको तो पता ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का। एग्जैक्टली है ना जी। हाँ जी, खान दी गल करो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनके बारे में आज सुबह खबर आई थी कि जो हिंदुस्तान के अंदर SCO की मीटिंग यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही है उसको ये जो है वाया वीडियो लिंक, यानी कि जाएंगे नहीं हिंदुस्तान, वाया वीडियो लिंक जो है ये अटेंड कर सकते हैं। ये 2 दिन की मीटिंग है जो कल से शुरू हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू वो वहाँ पर पहुँचेंगे, रशियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर सारी जो पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन 2 ऑब्जर्वर नेशंस को भी इस दफ़ा जो है इंडिया ने बुलाया, एक बेलारूस और एक ईरान को। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है जी कि वो तमाम ही जो डिफेंस मिनिस्टर्स आएंगे यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे वो बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। इसके अलावा May 4 और 5 को फॉरेन मिनिस्टर्स की SCO की मीटिंग होगी, तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि शायद बीबी भुट्टो जो है वो बीबी जरदारी जो हैं वो उधर जा सकते हैं। इनको भी जाना चाहिए था इन पर्सन। हाँ बहरहाल ये नहीं है, इन पर्सन जाना चाहिए था वहाँ पर, क्योंकि आप जब जाके वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे से हाथ मिला के मेक्स अ डिफरेंस। बहरहाल जी बीबी जरदारी जो हैं वो जाएंगे
तो वो अटेंड करेंगे वहाँ पे, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब, वो चाइना में पहुँचे हुए हैं जी, और वहाँ पे ये चाइनीज़ अपने काउंटर पार्ट्स जो हैं, यानी कि जो हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो हेड हैं, उनसे इनकी मुलाकातें हुई हैं। ISPR के मुताबिक इन्होंने ज़ाहिर है कि रीजनल स्टेबिलिटी, पीस और एनहांसिंग मिलिट्री टू मिलिटरी कोऑपरेशन के बारे में बातें की हैं, और PLA की बड़ी इन्होंने तारीफ़ की कि बड़ी इनकी प्रोफेशनलिज्म है और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। तो ये 4 दिन के दौरे पे हैं वहाँ पे, आज इनका पहला दिन था, तो वहाँ पे इनकी बातचीत है, और भी कुछ जो है अफसरों के साथ इनकी मुलाकातें, मिलिट्री के अफसरों के साथ इनकी आसिम मुनीर साहब की मुलाकातें होंगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा है जी कि अगर तो PDM की गवर्नमेंट जो है वो कराने के लिए तैयार नहीं है पोल्स पंजाब और KP के अंदर, तो फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। ना सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी कहना था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि 90 डेज़ के अंदर जब असम्बलीज डिसॉल्व हो जाएं प्रोविंसेस की, तो उसमें इलेक्शंस कराना आपका ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप पार्लियामेंट के अंदर ये बिल लेके जाएँ और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो थी उसके पास गवर्नमेंट ने ये जो भेजी थी रिक्वेस्ट, तो उन्होंने फिर आगे से सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि भाई आप इस वक्त पोल्स ना मुल्क में कराएं, क्योंकि मुल्क में कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की ये पिटीशन वापस भेजते हुए कहा था कि ये इनएडमिसिबल है, क्योंकि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ के अंदर जो है इलेक्शन कराना दोनों प्रोविंसेस में जहाँ पे असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं कराना ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर जो है, इसके साथ साथ हमने आपको अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था PDM और PTI को कि भाई आप लोग बैठो आराम से और इस पे बात करो। और उन्होंने तो उस वक्त कहा था कि अप्रैल 27 तक, ईद से पहले कहा था कि अप्रैल 27 तक क्या अपडेट है मुझे बताएं। तो अब तो कल अप्रैल 27 है, कोई अपडेट नहीं है इनके पास, तो अब क्या बताएंगे ये सुप्रीम कोर्ट को। बहरहाल ये हो रहा है। मुल्क के अंदर जो हैं जनाब हालात अब कैसे सही चलेंगे, क्योंकि जुडिशरी जो है उसको भी दीवार के साथ अब लगाया जा रहा है। अब जैसी भी टूटी भजी जुडिशरी है, कुछ थोड़ा बहुत वो काम करती ही है। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है विच इज़ लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदियाल जो है उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। अच्छा, ये जो है इसके ये जो बेंच जो चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदियाल जो जिसको हेड करते हैं वो है बेंच नंबर 1, और इसके अंदर हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल और अथर मिनल्ला। एक दूसरा भी बेंच है जिसके के अंदर हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, शाहिद और शाहिद वहीद हैं। अब ये एक नोटिफिकेशन आया है और जिसमें कहा गया जी कि उमर अत्ताब बंदियाल साहब जो हैं वो बड़े बीमार हो गए हैं, उनको बॉडी में पेन्स हैं, फ्लू है, ज़ुकाम है, इसलिए जो केसेस इनके पास हैं वो अब नहीं हो सकते और ये हम इनको डी लिस्ट कर रहे हैं, और जब तक ये ठीक होकर वापस नहीं आएंगे ये डी लिस्टेड रहेंगे। इसी तरह जो दूसरा बेंच है वो भी जो है उसको भी कैंसिल किया जा रहा है, वो भी काम नहीं करेगा। अब एक नया बेंच जो है वो प्रपोज किया गया है अंडर जस्टिस इजाजुल एहसान अमीनुद्दीन खान, वो फॉर्म किया गया। तो कहा जा रहा है जी कि वो अब जो है केसेस जो है सुनेंगे, यानी कि जो पूरी रामलीला की कहानी इनको सुना दी थी वो पूरी रामलीला की कहानी जो है फिर महीनों लगा के इस तीसरे बेंच को सुनाई जाएगी, और फिर वो साल जो केसेस चलते हैं वो चलेंगे। ठीक है जी। तो अब ये जनाब ये चल रहा है। DG ISPR जो है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, और शरीफ भी हैं और चौधरी भी हैं, देखा ये कैसे हो सकता है? ये भारी है, बड़ा भारी नाम है शरीफ चौधरी। तो इन्होंने कहा है जी कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो हमको जो है उसके जो इनपुट्स आए थे जो उन्होंने दिए थे सुप्रीम कोर्ट को और ECP को, वो अब हमें मिल गए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जी आपकी क्या जो ट्रुप्स हैं आपके जो फौजी हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे जब इलेक्शंस रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम ट्रुप्स अपने अवेलेबल कर सकते हैं May 14 को अगर पोल्स होते हैं, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 245 जब भी कभी सिविलियन गवर्नमेंट हमको बुलाएगी नेचुरल कैलामिटीज़ में, पोलियो वैक्सीनेशन में, रेस्क्यू के वर्क में, पोल्स में, तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो हम जाने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो आर्मी, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली टेररिस्टों के भी पीछे लगे हुए हैं, और तकरीबन 8,269 स्मॉल बिग हमने ऑपरेशंस किए थे, जिसमें के अंदर 1,535 टेररिस्ट मरे हैं और 137 हमारे जवान भी मरे हैं। तो मिलिट्री हर तरह से कोशिश कर रही है कि वो इस मुल्क में बेहतरी लाए। हम किसी एक आइडियोलॉजी या थॉट जो है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। आर्मी जो है
वो किसी की साइड नहीं लेती, और इस मुल्क के लोग भी ये चाहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल रहें, हम किसी की साइड नहीं लेते हैं। हम जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के बजाय हम मुल्क को सपोर्ट करते हैं, हम मुल्क की आर्मी है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी नहीं है। और अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना शुरू कर देंगे तो जिन कंट्रीज़ में ऐसा होता है वहाँ पे एनार्की और अनरेस्ट आता है। तो पाए रहे थे तुसी कीता यही तो तुसी कीता पायन है। तो वो कहते हैं जी कि जो टाइज़ हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं इंस्टीट्यूशंस और सिटिंग गवर्नमेंट के बीच में, वो जो हैं अपनी अपनी जगह पे रहने चाहिए और उनको अपने रोल्स पता होने चाहिए, और इस चीज़ को पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। मिलिट्री जो है हर पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पेक्ट करती है। तो इनसे पूछा गया कि आपको जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट दी थी जो आपने सुप्रीम कोर्ट को दी है, तो वो आप उसके क्या कंटेंट्स हैं वो बताएं। तो इन्होंने जो है डीजी साहब ने ISPR के ने कहा कि जी अगर ऐसे कोई कंटेंट्स होते जो हमने मीडिया के साथ शेयर करने होते और पब्लिक में लाने होते, तो जनाब शरीफ चौधरी साहब ने कहा तो वो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके होते, लेकिन हम आपको बताने की जरूरत नहीं है। आइंदा नहीं पूछना, हाँ मतलब आइंदा ना पूछो, ठंडे होके बैठो, पूरी तरह साल हो है, ज्यादा गला करने की जरूरत नहीं है, बाल काट देंगे। हाँ बिल्कुल तुम्हारी सप्लाई लाइन काट दी जाएगी। अच्छा जी, अच्छा चलो खुश रहो भाई, तुसी शरीफ भी हो ते चौधरी भी हो, खुश रहो सर, खुश रहो। दिस इज जस्ट फॉर लाफ, ओके। कमांडर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे कमांडर साहब मैं और माजिद भाई तो वो लोगों में से हैं जो जनरल स्टोर के पास से भी गुजरते हैं तो सलूट मार के गुजरते हैं। पायन ते तुसी साडे नाल नहीं नाराज होना है, ते पाकिस्तान दे विच साडी एंट्री नहीं बंद करनी तुसी। जनरल साहब नहीं ऐसी बात नहीं, तुसी ते जर्नैल हो, सी ते जर्नैल स्टोर नु भी सलाम मारने हैं, स्टोर को सलाम करते जाते हैं सर। नहीं सिर्फ उनको नहीं, जिस गाड़ी में जनरल का टायर लगाते हैं उसको भी सलाम करते हैं, उसके सामने लेट जाते हैं। और पायन हमारे घरों के अंदर जनरल के पंखे लगे हुए हैं। हाँ जी, हम कहते हैं जनरल हमारे से ऊपर ही रहे, ऊपर चलते रहे हमारे। आप हमारे जनरल हैं साहब, आप परवाह ना करें, आप नाराज ना हो यार। दूसरे लोग जो ना उनसे नाराज हो ना, क्योंकि वो लोग बड़े खतरनाक और साढ़े नाल पैड़ी शक्ल नहीं बनानी। मैं और शाजिया जो है ना, हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं हम तो। आप तो हमें हवा देते हो रात को। हाँ पखा लगाया हुआ हमने जनरल का, अगर आपने बंद कर दिया हो तो क्या हो जाएगा फिर? जनरल का पखा हमने बंद कर दिया तो हमें हवा ही नहीं आएगी। हाँ जी नहीं सर, हमारे पास सारा कुछ जनरल का, आटा भी हमारे घर जनरल का आता है। हाँ जी दालें भी जनरल की। नहीं होता तो हमने जनरल का स्टिकर लगाया हुआ है हर जगह पे, हर मेक पे जनरल का स्टिकर लगा देते हैं। यहाँ तक हमें आपसे प्यार है कि हमने जो जूतियां पहनी है ना उन पे भी जर्नैल रखा हुआ है कि अगर तुमने शरारत की यही जूती उठा के तुम्हें मारी जाएगी। हम इतना आपको रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। कभी नहीं सर जी, आप परवाह ना करें, मतलब सड़ा दाखला नहीं रखना पाकिस्तान। सर सानू भी बड़ा प्यार है वैसे तो, हम ये वतन तुम्हारा है, हम खाम खाएं उसमें, लेकिन हमें भी कभी कभी आने दो। पढ़ लो जी। देखो जी ये गलत सारी डिस्कशन, ये जो है ना ये वेस्टर्न बॉर्डर से आई है। जनरल साहब मैं आपको बताऊंगा, मैं तो आपको बताऊंगा, ये देखें ये वेस्टर्न बॉर्डर पे बैठे हैं, ये अमेरिका से आ रही है सारी तकरीब। जनरल साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ। मैं ये जो बैठी है ना, ये अमेरिका की डिक्टेशन मुझे आई है जी। सर जी मैंने हुक्म करो, मैं अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये लड़की बेचारी अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टीना एश्टन गोरकानी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसकी शक्ल देखें, ये बिल्कुल किम कैर्दाशियन की तरह लगती थी, और उसी तरह बेशुमार जो है ये अपने, ये देखें, ये बिल्कुल ये देखें किम कैर्दाशियन की तरह लगती है, और ये बिल्कुल जो है ये हर वक्त अपनी जो तस्वीरें थी, वो प्लेटफॉर्म अपना जो इसका था उस पर ये फ्लोट करती थी और लोग खरीदते थे एश्टन के नेम से। तो ये उसी तरह फिर प्रोसीजर्स, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स कराती थी उसकी तरह लगने के लिए। तो ये जो अभी लेटेस्ट इसने सर्जिकल ऑपरेशन हॉस्पिटल में किया है प्लास्टिक सर्जरी का, तो उसमें इसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, एंड शी वाज ओनली 34, शी वाज ओनली 34 इयर्स ओल्ड। तो ये जो है आज इसकी फैमिली ने, इसके फैंस ने बड़ा जो है अफसोस का इजहार किया है, लेकिन बस वही है, इट इज अ सैड न्यूज़, या वेरी सैड। उसी की तरह थी, स्लिम टॉल, लेकिन वही है सर्जिकल प्रोसीजर्स कराती थी उसकी तरह और ज़्यादा दिखने के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो है मुश्किलें तो कहाँ ख़त्म हो ही नहीं रही, एक तरफ बीवी रगड़ा दे रही है। आज जी बंगाली जो है कम्युनिटी वो बड़ा नाराज़ हो गई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से, क्योंकि उन्होंने एक बेचारे ने, मस्कीन ने, एक एड में काम कर लिया है, और उस एड में, एड का जो
जो है वो इसका कोका कोला का ऐड है, जो कि वो नया जो ड्रिंक जो है वो नए तरीके से जो सर्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक QR कोड है, उसको आप अगर स्कैन करेंगे तो आप जोक्स जो हैं वो सुन सकेंगे। तो ये कह रहे हैं, जिसका कि बंगाली में मतलब निकलता है कि बंगालीज जो हैं उनको वैसे तो कोई चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है, जब नहीं आती है तो वो भूखे सो जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है एक लॉयर जो है That's not a joke. हाँ, वो बड़ा भड़क गए हैं। कोलकाता बेस्ड एक लॉयर है और वो कहते हैं जी कि ये इंतहाई शैलो और जो चीप किस्म का गिमिक है, बिलो द बेल्ट है। तो ये इस तरह की हम चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते। जो हिंदी का था वो तो ठीक था ऐड, लेकिन जो बंगाली का ऐड है वो दैट इज़ टू मच। तो ये उन्होंने फिर जी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने बड़ा हर्ट किया है बंगाली कम्युनिटी को। तो उसके ऊपर जी अब इनके ऊपर केस डाला गया है। अच्छा जी, एक केस जो है वो शायद सल्लू भाई के ऊपर ना डाला जाए, क्योंकि सल्लू भाई तो सल्लू भाई हैं, आपको पता ही है ना। बहरहाल उसकी जो मूवी अभी आई थी किसी का भाई किसी की जान, उसका एक गाना है लेट्स डांस छोटू मोटू। तो उसके अंदर जो है वो सलमान खान जो है वो नर्सरी राइम्स जो हैं, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैक एंड जिल, हम्टी डम्टी, उनको ज़रा रैप के साथ मिला के वो दिखाया गया, फिल्म के अंदर गाया जा रहा है। उसके ऊपर जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन जो है वो कह रहे हैं जी कि बच्चे जो हैं बहुत बड़े फ़ैन हैं इसके सलमान खान के। तो आप इनको तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से ये नर्सरी राइम्स जो है इनको पेश करेंगे तो बच्चे भी वही गलत चीज़ें सीखेंगे। तो इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, उसको थोड़ा सा जो सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए और थोड़े एहतियात से काम लेना चाहिए और ये नर्सरी राइम्स को ऐसे केयरफुली ज़रा पेश करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए कंटेंट है। क्योंकि सल्लू भाई से बच्चों का बड़ा प्यार है, वो उसकी फिल्म ज़रूर देखते हैं। तो आप इस तरह का आप ख़राब करेंगे इसको तो वो बच्चे वही फॉलो करेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री नीड्स टू शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं जी हारिस सोहेल, उनको बड़ी सख्त चोट आ गई है शोल्डर के अंदर। तो एज अ रिजल्ट कल से जो शुरू हो रहा है ODI फर्स्ट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें शायद ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर भी PCB ने कहा है कि इनके स्कैन्स भेजे थे और वो स्कैन्स जो वापस आएंगे तो उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। ये हुआ ये था कि ये जो ट्रेनिंग हो रही थी इनकी रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर और वहाँ पे इनकी टक्कर जो है वो शादाब खान से हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने अपना शोल्डर बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर लिया। और तो टक्कर भी जरा सही के बंदे से मारना, वो शादाब खान से टक्कर मार दी तुमने। एग्जैक्टली हाँ जी, वो खान है तेनू पता नहीं है भाई वो कितने हैं, वो माशाल्लाह उन्हों दी फिजीक सब थे। तो बहरहाल जी अब ये जो 5 मैच ODI शुरू हो रहा है कल से रावलपिंडी में, तो अभी पता नहीं है कि ये उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। इनको पहले बुलाया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, इन्होंने कम बैक किया था जो अर्लियर दिस ईयर और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही, और उसमें इन्होंने अच्छी की थी, 64 रन्स बनाए थे। तो अब कहा जा रहा है कि शायद इनको वापस लाया तो जाना चाहिए था, इसको बुलाया था, लेकिन अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। अच्छा जनाब हुण देखो ज़रा, मतलब वो कहते हैं ना जिस तरह दी जब मुंह होंदा फिर उस तरह दी चपेड़ पैंदी है जी। हुण तुसी यानी सोचो, आप सोचें जरा कि बाबर आजम को किसने क्रिटिसाइज किया होगा, आप सोचें जरा। यानी कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिटिसाइज किया है, या कि गांगुली ने किया है, या कि MS धोनी ने किया है, या विराट कोहली ने किया है, किसने किया है? किसने है जी? कामरान अकमल ने, हैं जी। कामरान अकमल, यानी इमेजिन कामरान अकमल बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहे 4 साल हो गए हैं बाबर आजम को अभी तक कैप्टनसी करनी नहीं आई, हम परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे जी, परफॉर्मेंस तो शायद इसकी शायद बड़ी अच्छी होएगी लेकिन कैप्टनसी इसको बिल्कुल नहीं आती है। और ये जिस वक्त ये खास तौर पर क्योंकि सड़ गए ना सारे लोग, वो जो 5वां जो जीत गया है वो T20 न्यूजीलैंड, भाई वो भी जो जीत खेलने के लिए आए हैं ना, सारे मैच आप नहीं जीतने। अच्छा जी, वो कहते हैं जी ये मार्क चैपमैन और जिमी नीशम के बीच में जो 121 रन्स का वो पार्टनरशिप बना था, तो उसको तोड़ने के लिए तो आपको इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। तो आपने जो है शादाब खान को बुला लिया जो कि लेग स्पिनर है, तो ये किस तरह की कैप्टनसी है? तो कैप्टनसी आपको नहीं आती है और इस तरह के गलत फैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सफ़र करती है। और हमारे जो बॉलर्स थे उनको फिर 40 रन इस तरह से पड़े और फिर बड़ा उसी की वजह से हम हारे हैं। तो हम सबको जो है इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमने इस मैच के अंदर जो आखिरी हमारा T20 था उसमें बेतहाशा हमने ब्लंडर्स की, हालांकि बॉलर्स ने बहुत कोशिश की इनको रिस्ट्रिक्ट करने की न्यूजीलैंड को, लेकिन अब जो हम खुद अपनी गलतियां करेंगे तो अगर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हम एक बहुत अच्छा टोटल था जो कि बैट्समैन ने दिया था, उसको हम डिफेंड नहीं कर सके और जो है ये सारा कुछ जो है ये वापस चीज़ जाती है कैप्टनसी पे। तो अब मेरा ख्याल ये करना चाहिए इनको कि अकमल को कैप्टन बना दें। आहो हैं जी ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੈਚ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਚ ਫੜਨੇ
तुसी थे अगली टीम दे नाल यानी कि ऑपोजिशन के साथ आप मिलके खेल रहे होते थे हैं। हाँ जी। आप कहते थे कोहली भाईजान मारो, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं और मारो पाकिस्तानी बैट्समैनों को है और बाकियों को भी आप जो है वो कहते थे सारों को है मारो पायन मारो, क्योंकि जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग मेरी तरफ जो बॉल आएगी मैं तो छोड़ दूंगा, मैंने तो पकड़नी नहीं है। हाँ, परवाह ना करो, मैं नहीं तोड़ी फड़नी, तुसी लंबियां लंबियां मारो हैं। यानी ਤੁਹਾਡਾ अपना हाल पाया है सी ते तुसी बाबर आजम जिसने के सैकड़ों जिसने बनाए हैं, वो जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अभी रिसेंटली भी जो वर्ल्ड 11 थी, वर्ल्ड 11 में जो कि हाँ उसमें उन्होंने तीसरे नंबर पे उसका नाम रखा था कि तीसरा जो बैट्समैन जो यानी कि जो प्लेयर हम उस वर्ल्ड 11 में हम चूज करेंगे वो बाबर आजम होएगा। है पायन तुसी ते उथे लाइन में दूर भी नहीं, तो दूर भी बहुत 1000वें नंबर पे भी आप खड़े नहीं था उसमें। ते तुसी भी मतलब है बाबर आजम जे उते कर दे हो, वो असल में वो शादाब ने जो बॉलिंग की ना उसके ऊपर काफी वो भड़क गए हैं लोग, तो सबने कहा कि भाई गेम में ये होता रहता है। हुण मतलब है वो जो शारजा के अंदर जो इंडिया को हराया था माजिद भाई, आपका क्या ख्याल है? इंडियन टीम थर्ड क्लास है, बकवास है, घटिया है, एक भी हमारा प्लेयर आउट नहीं कर सकी थी, ठीक है, बाबर और वो रिजवान खेलते रहे आखिरी दम तक, उन्होंने कैरी किया बैट दोनों ने। कितने थे, कितने आदमी थे सांभा? दो हाँ, तो वो दो जो थे उन्होंने तबाही फेरी इंडिया। तो अब मतलब है इंडियन टीम सारे अपने बॉलर्स को गालियां देना शुरू कर दे, ओ जी विराट कोहली की कैप्टेंसी अच्छी नहीं थी और उसने सही नहीं खेला और बॉलर्स ने सही बॉल नहीं डाले। वो तो अपनी तरफ से सही बॉल डाल रहे थे ना भाई, आगे से मारने वाले वो थे जो मार रहे थे, हम बैच कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज देयर डे दैट डे। एग्जैक्टली राइट। तो गेम में ये होता रहता है। ये आपने ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि पाकिस्तान ने हमेशा ही जीतना है या इंडिया ने हमेशा ही जीतना है या न्यूजीलैंड ने हमेशा जीतना है या दूसरे ने हमेशा हारना है। कोई एक दिन एक जीतेगा, एक दिन एक हारेगा, एक दफा इंडिया जीता, एक दफा पाकिस्तान भी जीता है ना जी। तो ये ऐसे होता है। तो जी उसके ऊपर ये अब बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं कमरान अकमल साहब। हाँ हैं, मगर बॉटम लाइन मेरा ख्याल है कि इनको कैप्टेंसी दे देनी चाहिए। हाँ दे देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इनको वैसे 4 नंबर बस पे भी बिठा लाहौर भेजे। नहीं मतलब है मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए ना माजिद भाई। well I'm your friend। हाँ I'm your नहीं friend। पायन मैं भी तो यही कह रही हूँ मेडिकल फिटनेस बस। बदलो नहीं, आप तो उनको 4 नहीं मैंने कहा 4 नंबर बस पे बैठ के मेडिकल चेकअप के 4 नंबर अगर आप फिट होंगे तभी आपको कैप्टेंसी मिलेगी ना पायन। ना इनकी बात ना सुनो, अकमल को कोई 4 नंबर की बस में नहीं बिठाना है ना, कोई 4 नंबर की बस में नहीं बिठाना है, अकमल को कैप्टेंसी देनी है। ये शाहज़ा जी कह रही है कि आपको 4 नंबर की बस में बिठा के पहले मेडिकल चेकअप होगा आपका, फिर आपको कैप्टेंसी दी जाएगी सर, मेरा ये मतलब है। भाई आप जो है ना चीजों को बहुत खराब करते हैं वैसे। सारी डिक्टेशन देखो जी लेके अमेरिका से आ रहे हैं, मुझे इशारे कर रहे हैं कि आसिम के पास से मुनीर के बारे में ये बातें करनी है और वो चौधरी शरीफ के बारे में, DGISPR के बारे में, ये सारी अमेरिका से फीडिंग ली हुई है। लिफाफे नहीं देख रहे हैं आप कितने इनको मिलते हैं रोज, और मुझे बदनाम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। चले साहब ऐसा करते हैं